प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम वर्ष की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे व्यवस्थापिका के बारे में। व्यवस्थापिका सरकार का एक अंग है। ये हम सभी जानते हैं कि राज्य एक निराकार संस्था है जिसके द्वारा स्वयं को कोई कार्य नहीं किया जाता है। राज्य अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग सरकार के माध्यम से करता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन या एजेंसी के द्वारा होती है उसे सरकार कहते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसमें से आज हम व्यवस्थापिका का अध्ययन करेंगे। व्यवस्थापिका सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। व्यवस्थापिका वह अंग है जिसके द्वारा व्यवस्थापन संबंधी कार्य किया जाता है। व्यवस्थापिका के द्वारा कानून निर्माण का कार्य मुख्य रूप से किया जाता है। व्यवस्थापन विभाग केवल कानूनों का ही निर्माण नहीं करता बल्कि प्रशासन की नीति भी निश्चित करता है और संस्थात्मक शासन व्यवस्था में तो कार्यपालिका पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण भी रखता है। संविधान में संशोधन का कार्य भी व्यवस्थापन के द्वारा किया जाता है। अतः कह सकते हैं हम कि व्यवस्थापिका नामक जो अंग है सरकार का, वो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अब हम बात करेंगे व्यवस्थापिका के कार्यों के बारे में। व्यवस्थापिका के कार्य अलग अलग शासन पद्धतियों में अलग अलग नज़र आते हैं। जैसे कि एक तंत्र शासन व्यवस्था अगर होगी, राजतंत्र होगा, अधिनायक तंत्र होगा या लोकतंत्र होगा, तो प्रत्येक तरह की शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के कार्य अलग अलग होते हैं। जहाँ तक लोकतंत्रीय राज्यों की बात करें, क्योंकि वर्तमान में लगभग सभी देशों में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है, तो लोकतंत्रीय राज्यों में संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक 2 तरह की शासन व्यवस्था हम मुख्य रूप से देखते हैं। तो इन दोनों शासन व्यवस्थाओं में व्यवस्थापिका की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। संस्थात्मक शासन में जहाँ व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, वैसा अध्यक्षात्मक शासन में संभव नहीं हो पाता है। व्यवस्थापिका के कार्यों को हम इन रूपों में निम्न रूप से हम देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है कानून निर्माण संबंधी कार्य, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। व्यवस्थापिका का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण कार्य कानूनों का निर्माण करना होता है। ये विभाग विधेयकों का प्रारूप तैयार करता है, उन पर वाद विवाद करता है और फिर उन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर कानून का रूप प्रदान करता है। व्यवस्थापिका नए कानून बनाने के साथ साथ पुराने कानूनों में संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है या उन्हें समाप्त करने का कार्य भी कर सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है व्यवस्थापिका का संविधान संशोधन का कार्य। प्राय सभी देशों में व्यवस्थापिका संविधान में संशोधन का कार्य करती है। यद्यपि विभिन्न देशों में व्यवस्थापिका के द्वारा ये कार्य भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में पार्लियामेंट अपने सामान्य बहुमत से ही संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है, लेकिन अमेरिका, भारत आदि देशों में संविधान में संशोधन की पद्धति सामान्य कानूनी निर्माण की पद्धति से भिन्न है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य है प्रशासन पर नियंत्रण। यद्यपि व्यवस्थापिका प्रशासनिक कार्यों में सीधे तौर पर भाग नहीं लेती है, लेकिन प्रशासन पर कुछ न कुछ नियंत्रण अवश्य रखती है। व्यवस्थापिका द्वारा प्रशासन संबंधी संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक शासन पद्धतियों में भिन्न भिन्न रूप में ये कार्य किया जाता है। संसदीय शासन में जहाँ व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण होता है, कार्यपालिका पर ये प्रश्न पूछने के माध्यम से, पूरक प्रश्न के माध्यम से, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस तरह से ये नियंत्रण रख सकती है। वही अध्यक्षात्मक शासन में जैसे कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों और नियुक्तियों के लिए सीनेट, जो कि वहाँ की व्यवस्थापिका कांग्रेस का
उच्च सदन है, इसकी स्वीकृति आवश्यक होती है। सीनेट के द्वारा जांच समितियों की नियुक्ति करके प्रशासन के विभिन्न विभागों के कार्यों की जांच की जा सकती है। हाँ, इन समितियों का महत्व इस बात से हम समझ सकते हैं कि अमेरिका में इन जांच समितियों को मछली पकड़ने का जाल भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रशासन पर नियंत्रण का कार्य दोनों तरह की शासन व्यवस्थाओं में अलग अलग रूप से किया जाता है। चौथा इसका महत्वपूर्ण कार्य है राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण। वर्तमान समय में व्यवस्थापिका कानूनों के निर्माण के साथ ही साथ राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखने का कार्य भी करती है। बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं का सिद्धांत वित्तीय क्षेत्र में व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता का प्रतीक है। वास्तव में जनता की प्रतिनिधि व्यवस्थापिका द्वारा जनता के धन अर्थात राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखना स्वाभाविक भी है। हाँ, अपने इसी शक्ति के अंतर्गत व्यवस्थापिका ये निश्चित करती है कि किन साधनों से धन प्राप्त किया जाए और इस धन को जनहितकारी कार्यों पर किस तरह से खर्च किया जाए। इस तरह से व्यवस्थापिका राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। पांचवा और इसका महत्वपूर्ण कार्य है न्याय संबंधी कार्य। अधिकांश देशों में व्यवस्थापिका कुछ न्याय संबंधी कार्य भी करती है। इंग्लैंड में तो व्यवस्थापिका का उच्च सदन लॉर्ड सभा उच्चतम अपील न्यायालय के रूप में भी कार्य करता था। फ्रांस की गणतंत्र परिषद, अमेरिका की कांग्रेस और भारत की संसद को भी उच्च कार्यपालिका पदाधिकारियों पर महाभियोग लगाने और उनका निर्णय करने का अधिकार प्राप्त है। इस तरह से हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका न्याय संबंधी कार्य भी करती है। छठा इसका महत्वपूर्ण कार्य है निर्वाचन संबंधी कार्य। अधिकांश देशों में व्यवस्थापिकाएं निर्वाचन संबंधी कुछ कार्य भी करती है। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका मंत्रिपरिषद के सदस्यों, न्यायाधीशों तथा प्रधान सेनापति का चुनाव करती है। सोवियत संघ में व्यवस्थापिका मंत्रिपरिषद के सदस्यों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है। भारत में भी संघीय व्यवस्थापिका तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। सातवां इसका महत्वपूर्ण कार्य है समितियों और आयोगों की नियुक्ति। विधानमंडल समय समय पर किन्हीं विशेष कार्यों की जांच के लिए समितियों और आयोगों की नियुक्ति का कार्य करता है। अमेरिका में व्यवस्थापिका के दूसरे सदन सीनेट के द्वारा जांच समितियों की नियुक्ति की जाती है, जो कि कार्यपालिका की शक्ति पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करने का एक तरह से कार्य करता है। भारत में भी संसद समय समय पर आयोगों की रचना करती है। वित्त आयोग और प्रशासनिक सुधार आयोग इसका अच्छा उदाहरण है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विधानमंडल के द्वारा समय समय पर समितियों और आयोगों की नियुक्ति के माध्यम से भी कार्य का संचालन किया जाता है। इसके अलावा इसके महत्वपूर्ण कार्यों में है जन भावनाओं की अभिव्यक्ति। लोकतंत्र में व्यवस्थापिका एक ऐसा स्थान है जहां पर जनता के प्रतिनिधि सरकार का ध्यान जनता के कष्टों के प्रति आकर्षित करते हैं और शासन को जनहित में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार व्यवस्थापिका को जनता का रंगमंच कहा जा सकता है। इसके अलावा एक इसका महत्वपूर्ण कार्य है व्यवस्थापिका का विमर्शात्मक कार्य। विमर्शात्मक कार्य वर्तमान समय में व्यवस्थापन विभाग के लिए सामान्यतया जिस पार्लियामेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है वह फ्रेंच शब्द पार्लियामेंट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विचार के लिए सभा। व्यवस्थापिका में विभिन्न समुदायों, स्वार्थों, दृष्टिकोणों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत और स्वतंत्र विचार विनिमय होता है। व्यवस्थापिका विचारों के आदान प्रदान का ये कार्य किन्हीं निश्चित नियमों के आधार पर करती है, जिन्हें व्यवस्थापिका के कार्य संचालन के नियम कहा जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका सरकार का एक ऐसा अंग है जो
केवल कानून निर्माण संबंधी कार्य ही नहीं करता है, बल्कि प्रशासन के प्रत्येक अंग को प्रभावित करती है और प्रत्येक अंग के साथ इसका जुड़ाव है और इसके अलावा ये अन्य कार्य भी करती है।